मैं आदर के साथ माननीय नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय को बुलाना चाहूंगी। वे प्रशासनिक क्षेत्र में होते हुए कला, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों से ऐसे जुड़े कि हमें कभी लगा नहीं कि वह प्रशासनिक अधिकारी हैं और वह साहित्य के क्षेत्र से नहीं है। मालवा और निमाड़ का सौभाग्य है कि इनके जैसे व्यक्तित्व से हम शोभित हैं। आदरणीय सर का बहुत अधिक योगदान वैसे तो कला के क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में हुआ ही है। विद्यानिवास मिश्र और वासुदेव शरण अग्रवाल जी की परंपरा के हैं, जो संस्कृत विषय को भी अन्य विषयों से जोड़ करके देखते हैं। केवल एक देशीय नहीं, सर्वतोमुखी संस्कृत का जो जिसको कह सकते हैं लास्य है, उसके साथ वो देखते हैं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उनका महनीय योगदान है चित्रांकन की परंपरा। चित्रांकन की परंपरा के रूप में मैं केवल 2 शब्द बोलना चाहूंगी। भारतीय संस्कृत साहित्य जितना समृद्ध है, उसी की छायाकृति चित्रांकन परंपरा में प्राप्त होती है। जितने भी महाकाव्य हुए हैं, काव्य हुए हैं, नाटक इत्यादि हुए हैं, उनसे जुड़े हुए चित्र परंपरा पर अपना गंभीर अध्ययन करने के लिए आदरणीय उपाध्याय जी जाने माने व्यक्तित्व है। मैं बहुत ही आदर के साथ उनका आह्वान करती हूँ। आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उनका वरद हस्त, उनका ज्ञान का विलास हमारे साथ बना रहे, इसी के साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी को। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट कर लीजिए सर। अब आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। आज के इस महत्वपूर्ण सारस्वत आयोजन के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे संस्कृत की परंपरा के प्रख्यात मनीषी डॉक्टर शशिनाथ जी जहां, लोकार्पण करने वाले कोलंबो से जुड़े संस्कृत और बौद्ध परंपरा के अधीत विद्वान जो अभी यहाँ नहीं है, चले गए हैं, आदरणीय तिलक रत्ने जी, श्रद्धेय सदानंद जी झा और मेरी छोटी बहन दृष्टि संपन्न विदुषी मीनाक्षी और वे सभी विद्वज्जन जो इस सारस्वत आयोजन में देश विदेश से जुड़े हुए हैं, और श्रद्धेय पाठक जी जिनका विद्वत्तापूर्ण एक महनीय व्यक्तित्व के रूप में वे मेरे सामने आए, उनका वक्तव्य परंपरा के संदर्भ में सुना, इतना सागर्भिक वक्तव्य मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभी जैसा मीनाक्षी ने कहा, मैं संस्कृत का विद्यार्थी भर हूँ। संस्कृत के इतने महनीय विद्वानों के बीच अपने आप को उपस्थित पाकर मैं अपना सौभाग्य अनुभव करता हूँ। मैं एक दूसरी दृष्टि से संस्कृत के वांग्मय की परंपरा को देखता हूँ। मेरे विनम्र अभिमत में शब्द और स्वरूप हमारी परंपरा में एकात्म रहते आए, और यह एकात्मता इतनी अविच्छिन्न है, इतनी अटूट और इतनी अभिन्न है कि हम शब्द को ही स्वरूप के रूप में पूजते हैं, शब्द को ही विग्रह मानते हैं। और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण हो, भागवत हो, गीत गोविंद हो, ये हमारे लिए काव्य की पोथियां नहीं है, ये साक्षात विग्रह है। कालांतर में फिर यह हुआ कि शब्द का जो अनुशासन है वह शब्द साहित्य के अनुशासन में ढल गया, और जो स्वरूप का अनुशासन है वह कला के अनुशासन में ढल गया। समय के पांव ज्यों ज्यों आगे बढ़े, वैसे ही ऐसी स्थिति आई कि इन दोनों अनुशासनों के बीच का ऐक्य, उनका एकात्म भंग होने लगा। हमने हमारे शब्द को, साहित्य को केवल साहित्य की परंपरा तक सीमित रख दिया और कला को केवल
कला के अनुशासन तक सीमित करके रख दिया। इन दोनों का एकात्म भंग होने का परिणाम यह हुआ कि हमारी कला की परंपरा का जो मुख्य संदेश था वो हमारे दृष्टिपथ से छूट गया। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं कि संस्कृत के विद्वान और हिंदी के विद्वानों से अपवादों की बात मैं नहीं करता, जिसमें विद्यानिवास जी आते हैं, वासुदेव शरण जी आते हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय आते हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। और उनकी परंपरा में जो विद्वान हैं आज भी समकालीन परिदृश्य में, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे दृष्टिपथ से यह बात छूटी है। हमारे दृष्टिपथ में वाल्मीकि रामायण के आधार पर बने हुए वे चित्र नहीं आ पाए जो लघु चित्र परंपरा में विभिन्न शैलियों में बने थे। गीत गोविंद के चित्र नहीं आ पाए। लघु चित्र क्या है, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, हमारे विद्वान उनको नहीं जानते हैं। लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग जिसको कहते हैं, वो एक छोटा सा चित्र होता है, 30 बाई 40 का, 30 बाई 10 का चित्र होगा। भागवत के पूरे प्रसंग उसमें चित्रित किए जा सकते हैं। भागवत के अलावा यदि कोई आप दूसरा प्रसंग ले लें गीत गोविंदम का, तो उसको चित्रित किया जा सकता है। और छोटे से छोटे चित्र जो हैं वो छोटे से छोटे आकार के अंदर चित्रित किए जा सकते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ सचित्र ग्रंथों के रूप में भी विद्यमान रही, और हमारे यहाँ ये परंपरा सचित्र ग्रंथों के अलावा स्फुट चित्र जो बने उसके अंदर भी विद्यमान रही। ये लघु चित्र कम से कम 18,000 लघु चित्र तो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में ही है, और इसके अलावा पूरे विश्व के संग्रहालय जो हैं, चित्र वीथिकाएं जो हैं, व्यक्तिगत संग्रह हैं, उनमें भी ये लघु चित्र हैं, लेकिन ये हमारे दृष्टिपथ में नहीं आ पाए। संस्कृत के विद्वानों के दृष्टिपथ में भी और हिंदी के विद्वानों के दृष्टिपथ में भी ये लघु चित्रों की परंपरा नहीं आ पाई। हमारे साहित्यकारों के दृष्टिपथ से यदि ये चित्र छूटे तो कला इतिहासकारों ने इनका विवरण जरूर दिया, लेकिन चूंकि वे अंग्रेजी दान लोग थे, वो उन चित्रों की आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ये एक अंतराल रह गया है, एक गैप रह गया है। और कम से कम आज जो हुआ उसको छोड़ें, हमें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे विनम्र दृष्टिकोण में कि हम इस दूरी को कैसे दूर करें। मैं आपको, समय की बाध्यता है इसलिए बहुत संक्षेप में निवेदन करूं। मैं पेरिस में गया था इधर, तो वहां जो एक राष्ट्रीय संग्रहालय है वो उसको म्यूजिक ग्यूमे कहते हैं। म्यूजिक ग्यूमे की जो प्रभारी है डॉक्टर आमिना ताहा हुसैन ओकाडा, उन्होंने रामायण के कम से कम 10,000 सचित्र ग्रंथों को और स्फुट चित्रों को खोजा। 22 कंट्रीज में, 22 देशों में वो घूमी। उसमें से उन्होंने 10 वर्षों के परिश्रम से 660 वाल्मीकि रामायण के जो चित्र थे उनको इकट्ठा किया, 7 खंडों में 7 वॉल्यूम में उनको प्रकाशित किया, फ्रेंच में किया। क्या हम इस प्रकार के उद्यम की कल्पना भी हमारे यहाँ कर सकते हैं? मैं आपसे ये निवेदन करूं कि हमारे जो पुरखे थे उन्होंने ये काम किया था। ये आपके लिए, हमारे लिए विस्मय का विषय होगा कि सबसे पहले वाल्मीकि रामायण अनुदित जो हुई अब्दुल कादर बदायूनी ने की अकबर के समय में, और 1587 से 1590 की अवधि में वो रामायण पूरी की पूरी सचित्र बनी। उसके बाद अब्दुल रहीम खानेखाना ने 1598 में वाल्मीकि रामायण को पूरा का पूरा चित्रित कराया। ये रामायण हमारे यहाँ फ्री गैलरी के अंदर रखी हुई है, और इस पर डॉक्टर जेपी लॉस्टी ने, जो ब्रिटिश संग्रहालय के संग्राहक थे, उन्होंने विस्तृत कार्य किया है। और अभी यहाँ मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में वो डिजिटल रूप में उपलब्ध है। हम उसको देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपको ये जानकर भी विस्मय हो सकता है कि मेवाड़ में राजा जगत सिंह के समय में 18वीं शताब्दी में साहिबदीन नाम के चितेरे ने, जो मुगल दरबार से आया था, उसने चित्रित की पूरी वाल्मीकि रामायण मनोहर के साथ। 7 कांड चित्रित हुए, युद्ध कांड तो पूरा उसने चित्रित किया।
बालकांड उसने मनोहर ने चित्रित किया। ये 7 खंड हमारे यहाँ इधर उधर पड़े हुए हैं, ब्रिटिश संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, निजी संग्रहों में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है, लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में है, एशमोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है। मैं इन सब स्थानों के ऊपर जाकर मुझे अवसर मिला कि मैं उनका अध्ययन कर सकूं, उन्हें देख सकूं। हमारे यहाँ पहाड़ी शैली में अंकन हुए। आप देखिए, आपने कांगड़ा का नाम सुना होगा। संसार चंद के समय में नैनसुख नाम के एक चितेरे ने और उसकी 2 पीढ़ियों ने पूरी की पूरी रामायण को चित्रित किया बसोहली शैली में, कांगड़ा शैली में। और डॉक्टर रंधावा जो थे, उन्होंने इनकी खोज की। वो एक आईसीएस ऑफिसर थे। आपको इस बात का भी विस्मय हो सकता है कि हमारे यहाँ ललित कला के अनुशासनों में सबसे ज्यादा योगदान तो प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया, डॉक्टर रंधावा ने किया। ये उन्होंने कुल्लू की रामायण देखी, उन्होंने शांगरी रामायण खोजी बाहु से, और उसको जो है वो हमारे यहाँ प्रस्तुत किया। मालवा में हमारे अंचल के अंदर ये रामायण बनी, और वो अभी काशी के अंदर भारत कला भवन में है, गोपी कृष्ण कनोड़िया संग्रह के अंदर है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ की परंपरा, यदि मैं सब ग्रंथों के संबंध में तो नहीं बहुत विस्तार होगा, और मैं चाहता था कि एक प्रेजेंटेशन के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वो चित्र आपको दिखाऊं। कभी अवसर आएगा तो मैं वो चित्र भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरह अभिज्ञान शाकुंतल के चित्र बने। आपके यहाँ 19वीं शताब्दी के अंदर अभिज्ञान शाकुंतल के बहुत सुंदर चित्र। एक बहुत छोटी सी जगह है हिंदूर करके, बिलासपुर नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां आती है, वहां वो बने। इसके अलावा लाहौर संग्रहालय के अंदर ये चित्र रखे हुए हैं। आपके मेघदूतम के, और 19वीं सदी के जो 21 अंकन है वो प्रताप सिंह भोसले जो थे, आपके भोसले शासक, उनके यहाँ से उपलब्ध करे, वो राष्ट्रीय संग्रहालय में है। इसी तरीके से गीत गोविंद की तो बड़ी लंबी परंपरा है, बड़े विस्तार से। आदरणीय कपिला जी ने तो 50 वर्ष अपने जीवन के लगाए, और मुझे सौभाग्य मिला कि श्रद्धेय विद्या निवास जी के साथ मैं रामायण की चित्रांकन परंपरा और गीत गोविंद की चित्रांकन परंपरा पर काम करूं। और वो ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ, राधा माधव रंगरंगी और रामायण का काव्य मर्म, जिसमें उनका आशीर्वाद मिला, उनके साथ कार्य किया। एक गीत गोविंदम मुझको मिला 1765 का बना हुआ खानदेश में, सचित्र गीत गोविंद। तो ये गीत गोविंद की परंपरा भी कोई आज की नहीं है, ये अपभ्रंश शैली में बना, जिसके उदाहरण हमारे यहाँ राय कृष्ण दास जी ने उसे अपभ्रंश नाम दिया कि जैसी भाषा थी उसी तरह से अनगढ़ चित्र जो है वो गीत गोविंदम के बने। आनंद कृष्ण जी सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ 16वीं सदी से ये परंपरा है। और बसोहली में ये चित्र बने, आरंभिक राजधानी राजस्थानी शैली में बने, गुजरात में बने। कपिला जी ने बड़ा काम किया, उन्होंने जो है पूरे सचित्र ग्रंथों की ये परंपरा जो है वो खोजी। जावर गीत गोविंद का जो मोनोग्राफ लिखा उन्होंने, उसमें उनकी एक सूची दी। एक सूची मैंने भी सचित्र ग्रंथों की दी है। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि हमारे यहाँ तिलक रत्ने जी आदरणीय चले गए, अदरवाइज आई वुड हैव इंडिकेटेड हिम दैट डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी was the pioneer person in this scholarship who first tried to combine these two disciplines of art and literature. उन्होंने 1916 में ये लघु चित्रों के अनुशासन को आरंभ किया। सबसे पहले ये उनकी कृति थी, राजपूत पेंटिंग, और उसके आधार पर हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा चली। तो यहाँ तो मैं बहुत संक्षेप में इन तीनों ही ग्रंथों के संबंध में उदाहरण मैंने दिए और विवरण दिया कि ये सचित्र ग्रंथ भी है हमारे यहाँ, स्फुट चित्र भी है। शांगरी रामायण जैसे चित्र हैं जो छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, उन लघु चित्रों का अध्ययन हमारे यहाँ नहीं किया। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से या संयोग से भी कह ले, हमारे संस्कृत और हिंदी के विद्वानों के दृष्टिपथ में ये लघु चित्र छूटे हैं। इनका अनुवाद भी हुआ है, स्थानीय बोलियों के अंदर भी इन चित्रों का ये चित्र बने। मेवाड़ के अंदर गीत गोविंदम का मेवाड़ी में अनुवाद किया और उसके आधार पर चित्र बने हुए हैं। तो ये लघु चित्र कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिपथ से छूटे हैं, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने, विद्या निवास जी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, इन्होंने कहीं इसका संदर्भ दिया है।
रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, केशव के जो ग्रंथ है, रीतिकालीन ग्रंथ है, मतीराम का रसराज है, ये सारे ग्रंथ जो है सचित्र बने हैं। इनके प्रसंगों के आधार पर चित्र बने हैं। मेरी छोटी समझ में, मेरे विनम्र अभिमत में, यह भी कहीं ना कहीं साहित्य से संबंधित है और ये अंतरानुशासन का विषय है। इसके आधार पर कम से कम एक पाठ्यक्रम बने, हमारे विद्यार्थी पढ़े कि भारतीय कला के अंतर संबंध क्या है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके इतनी पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ कि वेदों से ही इसके संदर्भ मिलते हैं। चित्रांकन के संदर्भ तो वेदों से मिलते हैं, फिर उसके बाद आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाणक्य का अर्थ का ये का ग्रंथ है, कालिदास से लेके भास और भवभूति तक, और उसके बाद की परंपरा में दामोदर के कुट्टनी मत तक एक लंबी परंपरा है जिसमें इनके सबके संदर्भ मिलते हैं। इनके आधार पर चित्र बने हैं, लेकिन विदेशियों के आक्रमण के कारण भले वो नष्ट हो गए हों प्रमाण, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा मौजूद रही है। और पूरा संस्कृत काव्य तो इतना बिंबात्मक है और कालिदास के ही काव्य में इतने अधिक उसके उदाहरण दिए हुए हैं चित्रांकन के, इतने बिंबात्मक हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये देखिए, कालिदास के मेघदूत के उदाहरण देख लीजिए, कुमार संभव के उदाहरण देख लीजिए, त्वामा लिखि प्रणय कुपिताम धातुरा गए ही शिलाया, क्या बिंब है। तो ये इस तरह के जो बिंब कालिदास ने बनाए, ने उकेरे हैं, उन बिंबों के आधार पर हमारे यहाँ चित्र संदर्भ है। आज आवश्यकता मेरे विनम्र अभिमत में केवल इतनी है कि कम से कम हमारे विद्वान जो है वो इस अंतर अनुशासिक स्वरूप की ओर ध्यान दें, और जाह्नवी जो है जिसकी धारा अभी कहीं ना कहीं इस अंतर संबंध के संबंध में हो सकता है विरल हो, वह अविरल हो, उसका प्रवाह अप्रतिहत रूप से निरंतर आगे बढ़े, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने एक ऐसा परिदृश्य का पटल हमारे सामने खोल दिया जिसकी ओर सचमुच विद्वानों का ध्यान नहीं गया, और सौभाग्य से आज दरभंगा विश्वविद्यालय के महनीय कुलपति हमारे साथ हैं। जैसा कि आदरणीय पाठक सर ने कहा था कि यह जो कलाप है, संस्कृत का कला पूर्ण रूप से वह कई सारे विविध रंगों का समुच्चय है, और चित्रांकन परंपरा भी इसका एक बहुत खिलता हुआ रंग है। तो चूंकि मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी क्षेत्र है मिथिला का, वह चित्रांकन परंपरा के लिए ही अभी राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मिलित भी हुआ। तो मैं आदरणीय झा सर से निवेदन करूंगी कि दरभंगा विश्वविद्यालय में कोई ना कोई ऐसा पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए जो चित्रांकन परंपरा से साहित्य को जोड़ता हो, संस्कृत साहित्य को जोड़ता हो, ताकि उसका, जिसको कहा जाता है कि यह विद्या है, संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, एक विद्या है, भाषा मात्र नहीं है। तो यह संस्कृत विश्वविद्यालय अपना एक कला पुनः चित्रांकन के रंगों से सुसज्जित करे, और इस पर कई विषयों में शोध हो सकते हैं। मैं छात्रों का भी आह्वान करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा का। आपका जो ज्ञान एक लेना चाहता हूँ, ये तथ्य मैं श्रद्धेय झा साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दरभंगा के अंदर भी गीत गोविंद सचित्र रूप से बनाया गया है, और कपिला जी ने उसके ऊपर काम भी किया है, वो प्रकाशित भी हुआ है। तो दरभंगा में संस्कृत ग्रंथों के चित्रांकन की एक सदीबदी परंपरा विद्यमान रही है। कम से कम उसकी भी शोध की जा करके और उसका प्रकाशन होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही कार्यक्रमों से हमें नए नए विषयों की प्रतीति भी होती है, नए विषयों का समावेश भी होता है। केवल जो परंपरागत विषय है वही शोध के विषय नहीं हो सकते, अंतरानुशासन विषय भी बड़े महनीय होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।